Hey everybody, this side CS Tanya Bhandari. I hope you all are doing great. So today we are here for the company law amendments for your December attempt 22, right? So SBC amendments हमने already cover कर ली हैं. EBCL की बात करें, SLCM की बात करें तो everything is already updated. Then coming back to JIGL उसमें कोई बहुत amendment नहीं है, right? Now the one which was left was company law जिसको हम आज cover कर रहे हैं. सो कंपनी लॉ में ऑल टुगेदर मैं बात करूं तो बहुत मेजर अमेंडमेंट्स नहीं है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं कुछ जैसे INC 9 के बारे में बात करूं या फिर हम बात करें अपना INC 20 के बारे में, राइट? तो ये कुछ ऐसी या निधि कंपनीज के बारे में, इनकॉर्पोरेशन रूल्स के बारे में बेसिकली बात करें तो वो चीजें हमने ऑलरेडी अपनी SBC अमेंडमेंट्स में कवर करी हैं, करेक्ट? सो इस वीडियो में आप वो नहीं सुनेंगे and that is available on the YouTube, तो you can easily watch SBC amendments because क्योंकि वो कंपनी लॉ से रिलेटेड है, निधि कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल्स के बारे में है, तो हमने उन सबको काफी अच्छे से कवर किया है. सो आप वो रेफर कर सकते हैं. यहाँ पे हम बात करेंगे टू स्टार्ट विद शेयर एंड शेयर कैपिटल मूविंग फॉरवर्ड टू चार्ज. CSR का एक बहुत छोटा सा अमेंडमेंट है. देन विल टॉक अबाउट दी अकाउंट ऑडिट एंड ऑडिटर्स. देन एक आप बोल सकते हो अमेंडमेंट है इन रिगार्ड्स टू दी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, करेक्ट? देन कुछ हमारा कॉर्पोरेट रीऑर्गेनाइजेशन के बारे में है कि भाई अगर आप कंप्लाइंस नहीं होते हैं इन टाइम तो क्या इस पे एक्शन लिया जाएगा. सो कुछ छोटे अमेंडमेंट्स हैं. इंपॉर्टेंस एज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू और एग्जाम्स तो ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए बट क्वेश्चन आ सकता है. देन ऑब्वियसली दैट इज वेरी मच डाइसी बिकॉज बहुत छोटे अमेंडमेंट्स हैं. आपकी नॉलेज एनहांस करने के लिए ऑब्वियसली दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, करेक्ट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट इज शेयर एंड शेयर कैपिटल. सो इसमें क्या बोला गया है दैट आप जब भी यहाँ पे देखो क्या लिखा है कि according to the amendment in the annexure to the company's share capital and debenture rules 2014 in form SH4 security transfer form before the enclosure the following declaration shall be inserted. That means जब भी हम share transfer करेंगे उसके लिए हम जो डॉक्यूमेंट्स देंगे वहां पे इन्होंने क्या बोला कि SH4 में एक छोटा सा इन्होंने एडिशन किया है. क्या एडिशन किया है दैट ट्रांसफरी जिसको शेयर्स ट्रांसफर हो रहे हैं फ्रॉम द ट्रांसफरर, राइट? सो ट्रांसफरी इज नॉट रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन द गवर्नमेंट अप्रूवल अंडर द FEMA prior to transfer of shares or transferee is required to obtain the government approval under the FEMA. That means कि अगर भाई जो जिसको भी शेयर ट्रांसफर हो रहे हैं उसमें अगर FEMA के प्रोविजंस एप्लीकेबल हैं, वो उन कंप्लायंसेस को उस कैटेगरी में फॉलो करते हैं जहां पे उनको FEMA के रूल्स अप्लाई होते हैं, तो इन रिगार्ड्स टू दैट अगर उनको गवर्नमेंट के अप्रूवल लेने की रिक्वायरमेंट है तो वो ऑलरेडी ले चुके हैं बिफोर द ट्रांसफर ऑफ द शेयर्स, करेक्ट? सो वो दो चेक बॉक्स हैं. अगर आप पे एप्लीकेबल होते हैं और आपने अप्रूवल ले लिया है यू वुड टिक ऑन दैट. इफ ऑन द अदर हैंड एप्लीकेबल ही नहीं है तो हमें गवर्नमेंट का परमिशन भी लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है तो यू वुड टिक ऑन दैट, करेक्ट? तो यहाँ इसका इम्पैक्ट क्या हुआ वापस से पढ़ते हैं. यहाँ पे क्या बोला गया अकॉर्डिंग टू दिस अमेंडमेंट अ डेक्लेरेशन हैज टू बी मेड बाय द ट्रांसफरी. दो पार्टीज होती है ना, एक ट्रांसफर एक ट्रांसफरी, करेक्ट? ट्रांसफरर जो अभी उसके नाम पे शेयर है और वो ट्रांसफर कर रहा है एक दूसरे पर्सन को, जिसको मिलने वाले हैं शेयर वो है मेरा ट्रांसफरी, करेक्ट? सो ट्रांसफरी prior to the share transfer in the form SH4. ऑब्वियसली हम शेयर ट्रांसफर की बात करें तो मुझे मेरी ट्रांसफर डीड, करेक्ट, दैट इज टू बी इन दी फॉर्म SH4, मेरा शेयर सर्टिफिकेट एंड ऑब्वियसली द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ KYC, ये हमें रिक्वायर्ड होता है. तो उस SH4 के अंदर एक डेक्लेरेशन ऐड कर दी है इन रिगार्ड्स टू द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द FEMA प्रोविजंस, नथिंग एट ऑल, राइट? इसके अलावा और कुछ भी नहीं. Then moving forward, यहाँ पे क्या बोला गया है? Then we moving forward on to the second amendment, that Companies Amendment Rule 2022, the Ministry of Corporate Affairs has notified the companies prospectus and allotment of securities, correct? जिसको हम क्या बोलते हैं? PAS, right? Amendments Rule 22 which shall come into the force on the date of its publication. क्या चीज amend की गई है? That insertion of new provision to the Rule 14 of the Companies Prospectus and Allotment of Securities Rule 2014, stating that
no offer or invitation to any securities under the Rule 14 shall be made to a body corporate incorporated in or a national of a country which shares a land border with India unless such body corporate or the national as the case may be have obtained the government approval under the FEMA rules 2019 and attached the same जो approval certificate if at all it is required तो आपने वो अप्रूवल सर्टिफिकेट अटैच किया है विद द प्राइवेट प्लेसमेंट कम एप्लीकेशन लेटर। हमें प्राइवेट प्लेसमेंट पता है, करेक्ट। अब वापस ऑब्वियसली हम उसको रिपीट नहीं करेंगे। जो प्राइवेट प्लेसमेंट ये क्या बोल रहे हैं कि अगर आप उस प्राइवेट प्लेसमेंट में एक ऐसे बॉडी कॉर्पोरेट को या फिर एक ऐसे नेशनल को आप सिक्योरिटीज इशू कर रहे हो जो कि इंडिया के लैंड बॉर्डर्स राइट जिसके साथ जिस कंट्री के साथ इंडिया अपने लैंड बॉर्डर्स को शेयर करता है, एग्जाम्पल चाइना, पाकिस्तान, म्यांमार, नेपाल, राइट। सो अगर ऐसी कंट्री का कोई बॉडी कॉर्पोरेट या कोई नेशनल आपकी कंपनी में क्या कर रहा है, आप उसको इशू कर रहे हो प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू सिक्योरिटीज, तो पहले आपको ये चीज को कंप्लाई करना होगा कि उन्होंने हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लिया है या नहीं इन रिगार्ड्स टू व्हाट, कि भाई उन्होंने अप्रूवल लिया है अंडर दी फेमा की उन पे फेमा का कोई प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है, करेक्ट। अगर एप्लीकेबल है तो पहले वहां से उनको अप्रूवल लेना होगा, उसके बाद ही आप उनको PAS4 में ये चेंज आया है ऑब्वियसली अगेन अ चेक बॉक्स राइट, उसके बाद ही आप उनको शेयर्स अलॉट कर सकते हो अंडर द प्राइवेट प्लेसमेंट। इफ इट ऑल द फेमा प्रोविजंस और द फेमा रूल 2019 इज नॉट एप्लीकेबल तो ऑब्वियसली उनको वो चीज अप्रूवल लेने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, सो दे वुड टिक ऑन टू द next checkbox that this rule is not applicable are not required to obtain the approval under the FEMA rule 2019 right। so ये किसके लिए था, प्राइवेट प्लेसमेंट, करेक्ट। पहला फॉर्म SH4, सेकंड हमने किसके बारे में बात करी, PAS4 दैट इन रिगार्ड्स टू दी प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, करेक्ट। तो इस ये हमारा सेकंड अमेंडमेंट था। अगेन जैसे मैंने आपको बताया वहां पे PS4 में क्या अमेंड हुआ है कि आपको अगेन चेक बॉक्स को टिक करना है जो भी एप्लीकेबल होता है, राइट। देन मूविंग ऑन टू दी थर्ड अमेंडमेंट, ऐसे ही बहुत छोटे छोटे से अमेंडमेंट है बट यस क्योंकि अमेंडमेंट है एंड शांतनु एंड तान्या अकेडमी ऑलवेज प्रोवाइड्स यू द लेटेस्ट एंड अपडेटेड क्लासेस, ऑब्वियसली वी विल कवर ऑल दी अमेंडमेंट्स एक्सेप्ट द फ्यू जिनको हमने अपनी रेगुलर क्लास में भी नहीं कवर किया बिकॉज शायद उतना इंपॉर्टेंट नहीं है वो, करेक्ट। सो कुछ चीज को हम यहाँ पे छोड़ेंगे भी बट वो इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि वो हमने शायद अपनी रेगुलर क्लास में भी इतना इन डेप्थ जाके नहीं पढ़ा था, करेक्ट। सो वो चीज को हम अभी भी अमेंडमेंट में आप एक बार देखना चाहो तो देख सकते हो। हम किसके बारे में बात करें, हम NFRA के बारे में बात करें, करेक्ट। अभी मैं आपको बताऊंगी इसके बारे में। चलो पहले पढ़ते हैं थर्ड अमेंडमेंट इन रिगार्ड्स टू द मेंबर एंड शेयर होल्डर्स। यहाँ पे क्या बोला, द कंपनीज मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन अमेंडमेंट रूल 2022। क्या अमेंडमेंट आया है, दैट द सेट अमेंडमेंट कंसिस्ट प्रोविजन पर्टेनिंग टू इंस्पेक्शन ऑफ रजिस्टर एंड रिटर्न। पहले क्या होता था, या मैं अगर किसी कंपनी की मेंबर हूँ राइट, आई एम ए शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी दैट मीन्स आई एम अ मेंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी, करेक्ट। एंड मुझे उस पर्टिकुलर कंपनी के रजिस्टर्स को इंस्पेक्ट करना है, शेयर होल्डर्स रजिस्टर्स को और रजिस्टर ऑफ मेंबर्स को अगर मुझे इंस्पेक्ट करना है तो आई कैन इजीली अप्लाई फॉर दैट एंड फिर कंपनी मुझे विद इन अ सर्टेन पीरियड मुझे वो डॉक्यूमेंट्स को मतलब मैं जाके कंपनी में उसको इंस्पेक्ट कर सकती हूँ, राइट। होता है, आप कर सकते हो। लेकिन उसमें अभी क्या चेंज आया है कि अगर आप किसी ऑब्वियसली अगर आप रजिस्टर मेंबर्स का मतलब इंस्पेक्ट करना चाह रहे हो तो आपको उनकी KYC डिटेल्स फर्निश नहीं होंगी। आपको मेंबर का नाम प्लस वो कितने शेयर्स उन्होंने एक्वायर, मतलब ऑब्वियसली वो कितने शेयर्स होल्ड, एक्वायर वुड नॉट बी द करेक्ट वर्ड, बट वो कितने शेयर होल्ड करते हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे, करेक्ट। उसके इन रिगार्ड्स टू दैट हम आपको वो सारी इंफॉर्मेशन देंगे, बट एक मेंबर की KYC इंफॉर्मेशन, करेक्ट,
उनकी डिटेल्स इन रिगार्ड टू दी ईमेल आईडी, राइट। यहाँ पे लिखा है देखो, ईमेल आईडी, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, पैन नंबर, ये सारी चीजें हम फर्निश नहीं करेंगे। पहले क्या होता था, पब्लिकली आप ये भी ऑब्वियसली जब आप रजिस्टर देख रहे हो तो उसमें सारी इंफॉर्मेशन होती थी, आप इजीली पैन नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस, सब कुछ आप देख सकते थे। लेकिन अब हमें फोकस क्या है कि भाई किसके पास कितने शेयर हैं, तो वो तो हम आपको लिस्ट देंगे लेकिन हम उनकी पर्सनल डिटेल्स फर्निश नहीं करेंगे। सो यहाँ पे अमेंडमेंट में क्या आया है, दैट इट रिस्ट्रिक्ट्स द इंस्पेक्शन ऑफ द रजिस्टर और इंडेक्स और रिटर्न इन रिस्पेक्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ कंपनी। According to the amendment, particulars of the register or index or return in respect of the members of the company related to address, registered address in case of a body corporate, correct? Email ID, unique identification number, PAN number shall not be made available for any inspection under subsection 2 or for taking extracts or copies under subsection 3 of section 94 of other companies act 2013, correct? So आपको जो इंफॉर्मेशन चाहिए, शेयर्स एंड आप कौन मेंबर है और उसने कितने शेयर्स है, वो हम आपको फर्निश करेंगे, लेकिन इनकी पर्सनल डिटेल्स हम अब किसी को भी इन रिगार्ड्स टू एनी मैटर फर्निश नहीं होगी, राइट। तो ये मेरा थर्ड अमेंडमेंट था। मूविंग फॉरवर्ड, अब बात आती है चार्ज की। चार्ज हमें पता है कि भाई अगर अगर मैं आपको एक और लेमन लैंग्वेज में समझाऊं तो हम क्या बोलते हैं कि भाई अगर मैंने किसी से लोन लिया है, इन रिगार्ड्स टू दैट मैंने कोई अपना प्रॉपर्टी, अपना कोई असेट मॉर्गेज किया होगा, राइट। दो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन चार्ज, मॉर्गेज, हाइपोथिकेशन, ये हम पता है, हमें प्लेज सब कुछ अलग है, लेकिन एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए हम बोलते हैं कि भाई अगर मुझे किसी से पैसा लेना है तो मैं उसको कुछ तो सिक्योरिटी के तौर पे दूंगी जिसपे वो अपना चार्ज क्रिएट करेगा, राइट। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि अभी भी वही चीज है कि अगर यू नो एक कंपनी मान लो बैंक से लोन ले रही है, तो ऑब्वियसली वो कंपनी बैंक पे अगर लोन ले रही है तो इन रिगार्ड्स टू दैट किसी असेट पे बैंक का चार्ज क्रिएट करेगी कि कल को हम नहीं दे पाए तो आप यहाँ से रिकवर कर सकते हो, राइट। लेकिन ये प्रोविजन एज इट इज है। अब अमेंडमेंट आता है इन रिगार्ड्स टू दी बैंकिंग कंपनीज, करेक्ट। बैंकिंग कंपनीज के लिए क्या बोला गया है कि अगर कोई भी बैंकिंग कंपनी आरबीआई से किसी भी तरीके का लोन लेती है, राइट। तो अब अगर लोन ले रही है तो ऑब्वियसली ऐसा थोड़ी कि आरबीआई को बैंक्स पे इतना विश्वास है कि वो बिना किसी पहले तो ऐसा नहीं होता था कि बिना किसी भी सिक्योरिटी के वो लोन देंगे, ऑब्वियसली वो भी हो सकता है कोई कुछ भी आपके असेट्स हो गए या कुछ और चीज पे आपका सिक्योरिटी क्रिएट करी जाती थी एंड देन आपको उस पे लोन दिया जाता था। लेकिन अब क्या बोला गया कि अगर कोई भी बैंकिंग कंपनी आरबीआई से लोन ले रही है तो उनको चार्ज, मतलब ऑब्वियसली इन रिगार्ड्स टू दैट पर्टिकुलर अमाउंट कुछ भी चार्ज क्रिएट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। देखो, nothing contained in, यहाँ से पढ़ते हैं, the amendment provide that in the rule 3 pertaining to the registration of creation or modification of charge shall a sub rule 5 shall be inserted, namely nothing contained in this rule shall apply to a charge required to be created or modified by a banking company under section 77 in favor of the RBI when any loan or advance has been made to it under the subclause D of clause 4 of section 15 of RBI Act 1934। कि भाई सबके लिए पूरी, मतलब और बॉडी कॉर्पोरेट्स की मैं बात करूं बिकॉज हम कंपनी एक्ट की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग इन रिगार्ड्स टू बॉडी कॉर्पोरेट, करेक्ट। सो हम और सबकी बात करें तो एज इट इज उनपे ये प्रोविजन एप्लीकेबल है, लेकिन हमने एक एक्सेप्शन कर दिया कि अगर बैंकिंग कंपनी आरबीआई से किसी भी तरीके का लोन लेती हैं, राइट, या एडवांस किसी भी तरीके का पैसा ले रही है, यही हुआ इन शॉर्ट, लोन हो गया, एडवांसेस हो गए, तो उनको उस पे चार्ज क्रिएट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे देखो क्या बोला गया है, वापस से पढ़ते हैं। एमसी अमेंडमेंट अमेंडेड द कंपनीज रूल 2014 टू नोटिफाई दैट द रूल 3 शैल नॉट अप्लाई टू एनी चार्ज रिक्वायर्ड टू बी क्रिएटेड और मॉडिफाइड बाय अ बैंकिंग कंपनी under the section 77, that is duty to register charge in favor of the RBI where any loan or advance made to it under section 17 clause subclause 4 clause D of the RBI Act 1934
Section 17, Clause 4, Subclause D of the RBI Act 1934. Rule 3 of the Companies Rule 2014 cast a duty on the company that the particulars of the creation or modification of the charges shall be filed with the ROC in the form CGH1 for other than debentures, करेक्ट. और अगर डिबेंचर्स होता तो हम कौन सा फॉर्म फाइल करते हैं, CGH9, राइट. तो ये नॉर्मल अभी भी रिक्वायरमेंट है, लेकिन एक्सको इस चीज को फॉलो करने से किसको बाहर कर दिया गया है, बैंकिंग कंपनी को. वो भी कब, जब वो आरबीआई से लोन या फिर एडवांसेस ले रही हैं, right? So this was the fourth amendment in regards to a banking company for creating a charge. फिर बात आती है सीएसआर की. सीएसआर में एज सच कोई मेजर अमेंडमेंट नहीं है. पिछली बार थे जब हमने सीएसआर रूल्स की बात करी थी, वो ऑलरेडी काफी डिटेल में कवर कर चुकी हैं. लेकिन अभी क्या आया है कि सीएसआर 2 में आप बेसिकली रिपोर्टिंग ऑफ सीएसआर करते हो, ठीक है. तो उस फॉर्म को फाइल करने के टाइम में इन्होंने 2 मंथ्स का एक्सटेंशन दिया है. दैट्स इट, करेक्ट. सो भाई अगर मैं फाइनेंशियल ईयर मान लो 19-20 के लिए मुझे या चलो 20-21 की बात करते हैं. 19-20 तो मैं बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है. 20-21 की बात कर रहे हैं तो इस ईयर का ऑब्वियसली मैं कब फाइल करती थी, 31 मार्च 22 में फाइल करूंगी. तो बोलते हैं कि ठीक है, ये जो टाइम लिमिट है इसको फॉर द टाइम भी इन्होंने क्या कर दिया, ड्यू डेट बाय 2 मंथ्स नोटिफाइड, इन्होंने एक्सटेंड कर दिया. एमसी हैज एक्सटेंडेड द ड्यू डेट बाय 2 मंथ्स बाय नोटिफाइंग द कंपनी सेकंड अमेंडमेंट रूल 2022. और कुछ भी नहीं हुआ है, करेक्ट. सो एज सच कोई मेजर अमेंडमेंट नहीं है. देन मूविंग फॉरवर्ड, ये मुझे बहुत अच्छा लगा अमेंडमेंट. इसमें क्या बोला गया, किस इन रिगार्ड्स टू अकाउंट ऑडिट एंड ऑडिटर्स. देखो ये बहुत कॉमन सी बात है ना कि अगर मेरे पास फिजिकली कोई भी डेटा मेंटेन है और मुझे उसमें नो ऑब्वियसली करेक्शंस, गलती हो जाती है, करेक्शंस हमें करने पड़ते हैं. तो अगर हमें फिजिकल फॉर्म में करेक्शन करना है तो हम क्या करते हैं, आपने कई बार मेमोरेंडम्स वगैरह में भी देखा होगा कंपनी के, क्या होता है कि कुछ एडिशन हुआ है या फिर आप कुछ ऑब्जेक्ट को से सपोज आप हटा रहे हो या ऐड ऑन कर रहे हो, तो आप काट देते हैं एंड फिर साइन हो जाता है, स्टैम्प लग जाती है, ठीक है. क्योंकि वो एक फिजिकल फॉर्मेट है तो ऑब्वियसली वी कैन एक्चुअली सी विद आवर आईज दैट यहाँ पे अमेंडमेंट, यहाँ पे कुछ चेंज हुआ है, ठीक है. यही होता है. और यही है ना कि अच्छा कई बार क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल दूं कि हमसे कहीं पे कुछ गलत साइन हो गए या कुछ गलत कई बार स्पेलिंग मिस्टेक, मान लो चेक में ही स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, तो हम उसको काटते हैं, सही स्पेलिंग लिखते हैं और साइन कर देता है, राइट. यही होता है ना. तो वो चीज क्या है, क्योंकि एक फिजिकल फॉर्म में है तो वी कैन इजीली सी कि यहाँ पे चेंज हुआ है. लेकिन व्हाट अबाउट दोज थिंग्स जो कि अब हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन करते हैं. भाई मैं डेटा को एडिट करूं, वहां पे चेंज कर दूं, बात खत्म होगी. वो तो मेरे लिए वहां पे तो कुछ भी ऐसा मुझे कटा पीटा या साइन हुआ हुआ दिख नहीं रहा, तो हाउ कैन आई मेक कि वहां पे चेंजेस हुए हैं. सो उन चीजों को नोट, मतलब ऑब्वियसली वो चीजों को ट्रैक करने के लिए कि कहाँ पे कब कब क्या क्या चेंजेस हुए हैं इन रिगार्ड्स टू योर अकाउंट, राइट, इन रिगार्ड्स टू दी ऑब्वियसली द फाइनेंशियल मैटर्स. तो यहाँ पे क्या बोला गया कि मतलब ऑब्वियसली क्या रूल लेके आया है कि आपको कंपनीज को क्या फॉलो करना है कि भाई ऑडिट ट्रेल का एक फीचर है, ऑडिट ट्रेल का सॉफ्टवेयर आपके पास होना चाहिए. सो दैट हम ट्रेल बोलते हैं ना, ईमेल की एक ट्रेल होती है कि भाई मैंने पहले आपको कुछ बात ईमेल में बोली, करेक्ट, फिर आपने उस बात पे रिवर्ट किया एंड फिर वापस मैं उस पे रिप्लाई करी, तो वो एक ट्रेल हो जाती है. दैट इज अ चेंज, वी कैन इजीली रिकॉल द फर्स्ट थिंग व्हिच इज बीइंग स्टार्टेड, करेक्ट. तो उसको एक ट्रेल बोला जाता है. तो ऐसे ही यहाँ पे क्या बोला गया है कि हम ऑडिट के, मतलब ऑब्वियसली कि हमारी जितनी भी ऑडिटिंग हो रही है उसको ट्रैक करने के लिए हम सॉफ्टवेयर क्या नाम देते हैं, ऑडिट ट्रेल का. बोला गया कि हर कंपनी को यूज करना है, बेसिक लैंग्वेज में ये समझो. अब गवर्नमेंट ने इसकी क्या बोला था कि भाई 1/4/2022 मतलब 1 अप्रैल 2022, जो कि अभी आपका साल चल रहा है, अब जो ऑलमोस्ट 20-25 में नहीं, थोड़े दिन में खत्म है एग्जाम्स के बाद, उस साल का अप्रैल तक हो जाना चाहिए था. लेकिन अभी भी कुछ कंपनीज हैं जिन्होंने ये फॉलो नहीं किया. तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक्सटेंड कर दी डेट कि ठीक है भाई, हमने पहले तुम्हें 1/4/2022 बोला था, अब हम तुम्हें और मौका दे रहे हैं कि 1/4/2023 तक, दैट इज 1 अप्रैल 2023 तक तुम ये सिस्टम को एप्लीकेबल कर लेना. सो द अमेंडमेंट क्या बोला है, यहाँ पे क्या लिखा है, MC has extended the timeline for filing of the CSR
ये 2 महीने वाली बात हो गई। 1 मिनट, यहाँ से पढ़ो। द अमेंडमेंट हैज एक्सटेंडेड द डेट ऑफ द एप्लीकेबिलिटी फॉर द रिक्वायरमेंट रिलेटिंग टू द ऑडिट ट्रेल feature in the accounting software from 1st April 2022 to 1st April 2023, राइट। ये हमने यहाँ पे चेंज किया है। अब बात यहाँ पे आ जाती है NFRA की, जो मैं आपको बोल रही थी, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। अब देखो, हम अपनी ऑब्वियसली अपनी डिटेल क्लास में भी हम हर एक इंड एएस को इतना डिटेल में नहीं कवर करते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, करेक्ट। सो अब ये चीज को अगर आप यहाँ पे समझने लगो कि भाई क्या बात हो रही है इन रिगार्ड्स टू व्हाट, तो वो फिर आपके लिए एक नई चीज हो जाएगी। एंड अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ तो ऑब्वियसली वो चीज हम टच ही नहीं करेंगे जो जिनसे हम थोड़ा दूर रहते हैं, करेक्ट। सो इसको आप बहुत इजीली स्किप कर सकते हैं, राइट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, दी अदर अमेंडमेंट ऑब्वियसली इन रिगार्ड्स, ये हमारा सीएसआर का हो गया। चलो अब नेक्स्ट अमेंडमेंट की बात करते हैं। वो है हमारी बेसिकली रिलेटेड टू दी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। कि हमें पता है कि हम रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन की जब भी बात करते हैं तो रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन क्या है, वो सब चीजें ठीक है, वही वो अपनी जगह सब कुछ वही है। यहाँ पे क्या चेंज आया कि भाई मटीरियलिटी, मतलब कब हम एक कि ये ट्रांजैक्शन मटेरियल है, राइट, इन रिगार्ड्स टू द रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। हम किस वैल्यू पे डिटरमाइन करेंगे कि ये ट्रांजैक्शन दो कंपनीज के बीच में मेरी मटेरियल ट्रांजैक्शन है, करेक्ट। तो उस डेफिनेशन में यहाँ पे चेंज आया है। So the related party transaction that has been approved by the audit committee prior to the April 2022, which continues beyond such date and becomes material as per the revised materiality threshold, shall be placed before the shareholders in the first general meeting held after the 1st April 2022। आप बोलोगे मैम हमें पता ही नहीं बात क्या हो रही, तो बात ये हो रही है, जैसे मैंने बोला मटीरियलिटी की डेफिनेशन में चेंज आया कि भाई कौन सी ट्रांजैक्शन को हम मटीरियल ट्रांजैक्शन देखेंगे, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में काउंट करेंगे और किनको नहीं। तो इन रिगार्ड्स टू ये लिस्टेड कंपनीज की यहाँ पे बात हो रही है। तभी ये किसका है भाई, हमने यहाँ पे क्योंकि लिस्टेड कंपनी की बात कर रहे हैं हम लोग, और ऑब्वियसली हम जैसे लिस्टेड कंपनी बोलते हैं तो हम एलओडीआर के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो ये एलओडीआर का अमेंडमेंट है जो कि हम यहाँ पे कवर करेंगे। अब बात को बहुत ध्यान से सुनना कि मटेरियल ट्रांजैक्शन क्या होती है। पहले इस अमेंडमेंट को आने से पहले मटेरियल ट्रांजैक्शन हमारे लिए हम कैसे डिटरमाइन करते थे, ये ट्रांजैक्शन दो कॉर्पोरेट्स या दो पार्टीज के बीच में रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है या नहीं, उसकी मटेरियलिटी पे डिटरमाइन होता है। तो वो क्या थी डेफिनेशन में, बोला प्रीवियसली अ ट्रांजैक्शन वाज कंसिडर्ड एज मटेरियल ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर इफ इट एक्सीड्स 10% of the annual consolidated turnover। Now annual consolidated turnover का मतलब क्या कि भाई उसकी सब्सिडरी, उसकी एसोसिएट, उसकी जॉइंट वेंचर सबसे मिला के की बात कर रहे हैं हम लोग। कंसोलिडेट का मतलब तो ये हो गया ना कि सबको मिला के जो भी उसका टर्नओवर है एक फाइनेंशियल ईयर में, उसका अगर 10% तक ट्रांजैक्शन होती थी तो हमने बोला यहाँ पे क्या लगा, 10% ऑफ द एनुअल कंसोलिडेटेड टर्नओवर ऑफ द लिस्टेड एंटिटी एज पर द लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द लिस्टेड एंटिटी। तो वो मेरे लिए मटेरियल ट्रांजैक्शन होती थी। अगर उससे ऊपर है तो ऑब्वियसली प्रोविजंस एप्लीकेबल होते थे, उससे नीचे है तो नहीं होते थे, करेक्ट। तो मतलब क्या कि अगर मैं बोलूं कि एक कंपनी का टर्नओवर से सपोज कंसोलिडेटेड टर्नओवर की बात हो रही है, राइट। हमने बोला सपोज है 20,000 करोड़, ठीक है। हमने बोला इसका ये जो कंसोलिडेटेड टर्नओवर है इसका 10% कितना हुआ, 2,000 करोड़, करेक्ट। तो अगर एक ट्रांजैक्शन की वैल्यू बिटवीन एज इन रिगार्ड टू द रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन जो कि दो पार्टीज के बीच में हो रही है, उस ट्रांजैक्शन की वैल्यू अगर 2,000 करोड़ से ऊपर होती थी तो हम बोलते थे मेरी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन होगी, राइट। अब होता क्या था, क्योंकि 10% ऑफ द टर्नओवर एक ही क्राइटेरिया था तो हम ऑब्वियसली एक सिग्निफिकेंट अमाउंट से कंपनीज इस चीज को एक ही पैटर्न फॉलो करते हुए इस चीज को काफी स्किप भी किया जाता था, राइट। तो इसको और स्ट्रिक्टर प्रोविजन लाने के लिए क्या बोला गया कि अब डेफिनेशन क्या होगी कि एक यहाँ पे
देखो, अंडर द अमेंडमेंट डेफिनेशन आरपीटी वुड बी कंसिडर्ड एज मटेरियल इफ द ट्रांजैक्शन एंटर्ड इनटू द इंडिविजुअल और टेकन टुगेदर विद द प्रीवियस ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर, कि भाई आप इंडिविजुअल काउंट कर लो या आप टुगेदर वाली ले लो, करेक्ट। अगर हमारे लिए तो हम वैल्यू देखेंगे वो ऑब्वियसली प्रीवियस ईयर की, ठीक है, ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर एक्सीड होती है कितने से, 10 बिलियन से। सो 10 बिलियन इज व्हाट, 1000 करोड़। और वही वाली बात, 10% ऑफ द एनुअल कंसोलिडेटेड turnover of the listed entity as per the latest audited financial statement of the listed entity whichever is lower। अब उन्होंने बोला कि भाई चाहे तुमने इंडिविजुअल करी हो ट्रांजैक्शन या तुम्हारी कंसोलिडेटेड हो, तो हमने बोला चाहे वो, हम दो लिमिट दे दी। अब उन्होंने बोला चाहे इंडिविजुअल हो चाहे कंसोलिडेटेड हो, इन दोनों में से जो लोअर होगा उससे अगर तुम्हारी अमाउंट एक्सीड होता है तो हमारे लिए वो मटेरियल ट्रांजैक्शन माना जाएगा और उस पर एप्लीकेबल प्रोविजंस you have to comply with that। so अब क्या बोला, 10 बिलियन और सेम वही चीज 10% ऑफ द कंसोलिडेटेड एनुअल टर्नओवर। तो अगर मेरा इस केस में 20,000 करोड़ टर्नओवर था, करेक्ट, तो यहाँ पे क्या हो गया 2,000 करोड़, तो ये तो वैल्यू वही रही, ठीक। और मेरा पहले सपोज आ रहा था कि ठीक है मेरी ट्रांजैक्शन, हमने बोला टर्नओवर ये था और मान लो मेरी ट्रांजैक्शन की जो लिमिट थी ये 2,000 करोड़ आ रहा है ना, सपोज वो आ रही थी 1,000 करोड़, तो हम, या मान लो चलो वो आ रही थी 15,000 करोड़, करेक्ट, तो हम तो इससे स्किप हो पा रहे थे क्योंकि यहाँ तो 2,000 था और उससे हमारी अमाउंट की वैल्यू, ट्रांजैक्शन की वैल्यू कम थी, तो हमने बोला हमारे पे तो अप्लाई नहीं होता। लेकिन अब इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने बोला 10 बिलियन विच इज इक्वल टू 1,000 करोड़, करेक्ट, बोला 1,000 करोड़ और 10% ऑफ द कंसोलिडेटेड एनुअल टर्नओवर विच एवर इज लेस, इन दोनों में से जो भी लेस है, ठीक है, अगर तुम्हारी ट्रांजैक्शन का अमाउंट उससे क्रॉस होता है तो तुम पे ये प्रोविजन एप्लीकेबल होगा। दैट मीन्स कि अगर इस केस की अगर हम बात करें तो टर्नओवर मेरा अभी भी 20,000 करोड़ है, राइट, 10 बिलियन इज 1,000 करोड़ और 10% ऑफ 20,000 इज 2,000। तो अब मेरा कंपैरिजन किस में हो गया, 1,000 और 2,000 विच एवर इज लोअर। तो मेरा लोअर क्या है 1,000 और मेरा अमाउंट इधर क्या आ रहा था, हमने मान के चले थे 1,500 का वैल्यू है, राइट, 1,500 करोड़। तो ऑब्वियसली मैं फिर इसमें फंस गई ना। पहले क्या था, क्योंकि एक ही लिमिट थी तो इजीली हम चीजों को पोर्ट्रे ऐसे करते थे कि हमारा वैल्यू हमेशा कम आता था, राइट। तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज वर आउट ऑफ इट, ऑब्वियसली लिस्टेड कंपनीज की, लेकिन इसके आने के बाद अब ज्यादातर कंपनीज इस पर्टिकुलर चीज में फॉल हो जाएंगी, राइट। सो उस हम ऑब्वियसली ट्रांजैक्शन को डिटरमाइन करने के लिए कि ये मटेरियल है या नहीं है, आरपीटी के प्रोविजंस अकॉर्डिंगली एप्लीकेबल होंगे। सो अब क्या चेंज आ गया, 10 बिलियन और 10% ऑफ द एनुअल कंसोलिडेटेड टर्नओवर, करेक्ट, ऑफ द ऑब्वियसली ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर विच एवर इज लोअर, राइट, वो ट्रांजैक्शन मेरी मटेरियल ट्रांजैक्शन मानी जाएगी। अब यहाँ पढ़ो, बोला कि अब ये तो चेंज क्या कब आया, 1 अप्रैल 2022 को, ठीक। इन्होंने बोला आया तो 1 अप्रैल 2022 को है, बट हो सकता है कि मेरी ऑब्वियसली अगर इस चेंज के आने से पहले पहले मेरी ट्रांजैक्शन इस मतलब ये पहले तो यही क्राइटेरिया था, इसमें मेरी ट्रांजैक्शन अप्रूव हो गई और इम्प्लीमेंट भी हो गया चीजें, तो ऑब्वियसली हम इस प्रीव्यू से बाहर हैं। लेकिन मान लो अब फर्स्ट हमारी ट्रांजैक्शन अप्रूव हो गई थी, करेक्ट, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन अभी बाकी था, करेक्ट, क्योंकि ऐसा नहीं होता ना कि आज अप्रूव हुई कल इम्प्लीमेंट हो गया, यू हैव टू फॉलो वेरियस अदर कंप्लायंसेस एज वेल एंड थिंग्स टेक्स टाइम, राइट। तो हो सकता है कि मेरी अप्रूव तो हो गई होगी लेकिन मैंने अभी वो चीज मेरी धीरे इम्प्लीमेंट हो रही है और इन बिटवीन ये चेंज आ गया, तो इन्होंने क्या बोला कि 1 अप्रैल से तो ये चेंज आ गया, अब तुम इधर तो फंस गए हो। अब तुम्हें क्या करना है कि 1 अप्रैल के बाद कंपनी की जब भी एजीएम होगी, सॉरी एजीएम बोल रही, कंपनी की जब भी जनरल मीटिंग होगी 1 अप्रैल मूविंग ऑनवर्ड फ्रॉम 1 अप्रैल 2022, कंपनी की जब भी जनरल मीटिंग होगी, करेक्ट, पहली जनरल मीटिंग आफ्टर 1 अप्रैल 2022,
आपको शेयर होल्डर्स को क्या करना है, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, ऑब्वियसली आप कंपनी का मीटिंग का नोटिस भेजोगे, ठीक है, मैटर्स डिस्कशन के लिए आप सारी चीजें अटैच करते हो ना, तो आपको वो सारी इंफॉर्मेशन इन रिगार्ड्स टू योर आरपीटी ट्रांजैक्शन आपको शेयर होल्डर्स तक पहुंचानी है, करेक्ट। आप एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट्स में वो सारी चीजों को मेंशन करोगे और शेयर होल्डर्स के पास ये जाएगा। अगर शेयर होल्डर्स इस बात से सेटिस्फाइड होते हैं, वो ऑब्वियसली इस बात से अग्री करते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ऑब्वियसली वो मीटिंग में आके अपना अप्रूवल देंगे। लेकिन अगर मेरे शेयर होल्डर्स इस बात से राजी नहीं होते हैं, तो फिर आपको वापस से अप्रूवल लेना पड़ेगा। अभी क्या हुआ था, पहले अप्रूवल मिल गया था, लेकिन क्योंकि 1 अप्रैल 2022 को ये चेंज आ गया, तो अब आप इम्प्लीमेंट जो कर रहे हो उसके लिए आप अप्रूवल ले रहे हो शेयर होल्डर से। बाकी आपकी ऑडिटर्स कमेटी इन सबसे आप अप्रूवल, आपका ग्रीन झंडी मिल गई है आपको। बस शेयर होल्डर्स, क्योंकि अब ये चेंज आ गया तो आपको शेयर होल्डर्स से पूछना है। लेकिन अगर शेयर होल्डर्स इस बात को अग्री नहीं करते हैं, तो आपको वापस से अप्रूवल लेना पड़ेगा, करेक्ट, फिर इम्प्लीमेंटेशन होगा। सो the RPT that has been approved by the audit committee prior to 1st April, which continues beyond such date and becomes material as per the revised materiality threshold, shall be placed before the shareholder in the first general meeting held after 1st April 22. Further provided that the explanatory statement contained in the notice sent to the shareholder for seeking approval for an RPT shall provide the relevant information so as to enable him to ऑब्वियसली अंडरस्टैंड कि अपना एक व्यू बनाने के लिए कि वो पहले से ही सारी चीजों को एनालाइज करके आए, जिससे कि वो अपना मीटिंग में अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख पाए, करेक्ट। Whether the terms and conditions of the proposed RPT are not unfavorable to the listed entity compared to the terms and conditions that had similar transaction being entered into between two unrelated parties, कि भाई जो इनके बीच की ट्रांजैक्शन और सारी चीजें हो रही हैं उसका इफेक्ट पड़ रहा है इन कंपैरिजन जो अनरिलेटेड पार्टीज के बीच में है, भाई क्या इम्पैक्ट, क्या डिफरेंस है दोनों में, दोनों हमें किस तरीके से इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो शेयर होल्डर्स को आप जब नोटिस दोगे उसका एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में इसके बारे में पूरी कहानी अच्छे से समझाओगे, वो अपना व्यू बना के आएंगे इफ दे फील राइट कि भाई कंपनी के लिए फायदेमंद है, सब कुछ सही होगा, इससे हमें भी फायदा है, कंपनी को भी फायदा है, दे विल अग्री ऑन दैट एंड उसका इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा। इफ नॉट, तो फिर आपको वापस से इन रिगार्ड्स टू दिस आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा, करेक्ट। दिस वाज द अमेंडमेंट फॉर द आरपीटी, जो मुझे लग रहा था इन सब में मेजर थी। मूविंग फॉरवर्ड, अब बात आती है आपकी कॉर्पोरेट रीऑर्गेनाइजेशन की। यहाँ पे क्या बोला, अब देखो ये जो बात मैं अभी बोल रही हूँ ये आपका ऑब्वियसली यही बात आपको 3 डिफरेंट तरीके से सामने रखी गई है। यहाँ पे क्या बोला कि कोई भी कंप्लाइंस, ठीक है, ड्यू डेट पे से सपोज नहीं करते हो, फाइलिंग नहीं करते हो, सबमिशन जो बोला गया है, रीसबमिशन जो है, रजिस्ट्रेशन है, रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं, जो भी आपके कंप्लाइंसेस अगर आप टाइमली नहीं कर रहे हो, इन रिगार्ड्स टू दैट क्या होगा। हमने बोला ऑब्वियसली अगर आप टाइमली नहीं करते हो तो आपको वो तो फीस पे करनी ही होती है, आपको एक आपके ऊपर एक एडिशनल फी के साथ आप फिर फाइलिंग करते हो या और वो कंप्लाइंसेस को फुलफिल करते हो, अग्री, राइट। तो यहाँ पे क्या लिखा है, फीस और एडिशनल फीस पेबल फॉर फाइलिंग, सबमिशन, रजिस्ट्रेशन और रिकॉर्डिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, आइटम 1 सब आइटम ए एंड ये सब, ठीक है, फी पेबल वेयर एज सब आइटम बी इन द एनेक्सर रूल 12 ओवर द एडिशनल फी। अब बात को, इस कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज को छोड़ो, मेरी बात सुनो कि अगर हमारा फाइलिंग, सबमिशन, रजिस्ट्रेशन, रिकॉर्डिंग जो भी कंप्लाइंस हमें जिस टाइम पे करने हम नहीं कर पाते हैं, तो ऑब्वियसली हम एडिशनल फीस के साथ उनको पूरा करते हैं। बोला कि ठीक है, ये फर्स्ट टाइम हो गया। व्हाट अबाउट वही चीज आपने दोबारा रिपीट कर दी, आपके लिए सेकंड टाइम है, आप क्या करोगे, ऑब्वियसली वो फीस जो एक फर्स्ट आपको बिना एडिशनल फीस के पे करनी है विदाउट एनी पेनल्टी, तो वो तो आपने पे करनी है, बट उस क्योंकि आपका सेकंड टाइम है तो ट्वाइस आपको उस पे एडिशनल फी, मतलब जो भी एप्लीकेबल होगी, ट्वाइस द अमाउंट आपको उस पे, ट्वाइस नॉट ट्वाइस द अमाउंट बट यस, कि भाई अगर मैं एक बार कंप्लाई नहीं किया तो मैंने एडिशनल फीस के साथ मैं पे करी, दूसरी बार तो मुझे है कि ठीक है वो एडिशनल फी प्लस जो और ऊपर का फाइन बन रहा था मैं वो भी पे करूंगी, करेक्ट।
बट अगर ये चीज कंटिन्यू होती गई, ठीक है, थर्ड टाइम भी आपने चीजों को टाइमली नहीं किया, तब क्या हमने बोला, तब आप फीस पे करोगे, एडिशनल फी पे करोगे, प्लस वो चार्ज, वो पेनल्टी है, वो अमाउंट भी पे करोगे जो कि उस टाइम पे एज डिटरमाइंड होगा, वो भी आपको पे करना होगा। तो इट स्टेट्स दैट वेयर एनी डॉक्यूमेंट, फैक्ट और इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड, फाइल्ड और रजिस्टर्ड और रिकॉर्डेड विद इन एक minute, recorded within the period provided in the respective sections, it may be submitted, filed, registered, recorded, as the case may be, after the expiry of the period, so provided in those sections on the payment of such additional fee as may be prescribed, which shall not be less than 100 rupees per day and different amount as may be prescribed for different classes of companies, and where the default, when there is a default on two or more occasions, this was for the first time, right, कि आपको मतलब एडिशनल फी कितनी पे करनी है, बोला मिनिमम तो 100 पर डे लगेगी, उसके बाद जो भी डिटरमाइन होती है। लेकिन अगर आप सेकेंड टाइम कर देते हो या उससे ज्यादा करते हो, टू और मोर ओकेशन इन सबमिटिंग, फाइलिंग, registering, recording the document, facts or information, it may without prejudice to any other legal action or liability under the act be submitted, filed or registered or recorded as the case may be on the payment of higher additional fee as may be prescribed। फिर उसके अलावा जो हायर फीस प्रिस्क्राइब होगी आपको वो पे करनी होगी, एंड विच शैल नॉट बी लेस देन twice the additional fee as provided in the provisions of the act। जो भी फीस थी उसकी ट्वाइस तो मिनिमम आपको पे करनी ही है। अगर आपका कंटिन्यूसली दो दो या दो से ज्यादा बार ये होता है तो आपको ट्वाइस अमाउंट तो पे करना ही है मिनिमम, उसके अलावा ऊपर कुछ और भी हो सकता है। It also states that where a company fails or commits any default to submit, file, register, record or document fact or information before the expiry of the period specified in the relevant section, the company may and the officers of the company who are in default shall, without the prejudice of the liability for the payment of fee and additional fee, be liable for the punishment। And obviously the persons who, जिनके ऊपर ड्यूटी है, जिनको ये करना है, ऑब्वियसली उन पे भी तो कोई एक्शन होगा। तो बोला कि उन पे क्या वो किस चीज के लिए लायबल माने जाएंगे, कि उन पे भी एडिशनल फी एज पेनल्टी जो भी एप्लीकेबल होगी अंडर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, वो फिर उन पे भी एप्लीकेबल होगी। कंपनी को तो जो जो अमाउंट नहीं पे किया है, जो भी उन्होंने काम नहीं किया, इन रिगार्ड्स टू दैट कोई ना कोई पनिशमेंट पेनल्टी होती ही है, वो पे करोगे। दूसरी या तीसरी बार कर रहे हो तो ट्वाइस द अमाउंट करेगी कंपनी, प्लस जिसको ये करना चाहिए था टाइमली और जो नहीं कर रहा है उस पे भी, दैट मीन्स द ऑफिसर्स, द डायरेक्टर्स, उस पे भी मतलब ऑब्वियसली पेनल्टी या पनिशेबल प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे। करेक्ट। सो ये हमारा किसका था, हमारा कॉर्पोरेट रीऑर्गेनाइजेशन, राइट। नाउ कम्स द इंट्रोडक्शन ऑफ टू MCA 21 एंड फाइलिंग XBRL। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, ऑब्वियसली वही वाली चीज जो मैं आपको स्टार्टिंग में बोली थी कि ये हम सारी चीजें इन रिगार्ड्स टू द निधि कंपनी की बात करूं, इनकॉर्पोरेशन की बात करते हैं, या फिर हम फर्स्ट डायरेक्टर की बात करते हैं, INC 9 की बात करते हैं, तो उनके बारे में है। क्विकली हम इसको भी कवर करेंगे, बट हम ये सारी चीजें अगर आप और डिटेल में देखना चाहते हैं तो हम अभी SBC के अमेंडमेंट में हमने सब कुछ अच्छे से कवर किया है, तो जल्दी से एक बार पढ़ते हैं, फिर ऑब्वियसली इस बात को खत्म करेंगे। सो प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ अ कंपनी बीइंग इनकॉर्पोरेटेड एज निधि, देखो जब पहले निधि कंपनी हम इनकॉर्पोरेट करते थे ना, तो इनकॉर्पोरेशन के बाद आप डिक्लेरेशन देते थे। अब इन्होंने क्या बोला कि एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जब हम INC स्पाइस 32 की बात करूं, पार्ट बी फाइल करते हैं, स्पाइस प्लस की बात करूं, इनकॉर्पोरेशन की बात करें, तो एट दैट वेरी पर्टिकुलर टाइम हमें जो गवर्नमेंट से अप्रूवल चाहिए फॉर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ निधि कंपनी, हम उसके लिए भी अप्लाई कर देंगे एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जब स्पाइस प्लस पार्ट बी में हमारे डॉक्यूमेंट्स जाएंगे, उसी में हम गवर्नमेंट का अप्रूवल के लिए भी अप्लाई कर देंगे, प्लस जो हम डिक्लेरेशन देते थे कि भाई जो भी निधि कंपनी के काम है वही निधि कंपनी करेगी, कोई और काम नहीं करेगी, एज पर दी RBI गाइडलाइंस, जो भी डिक्लेरेशन है हमारी, हम उसको बाद में देते थे। लेकिन अब क्या हो गया कि एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ही हम वो
चीजें भी सबमिट कर देंगे. So the amendment rule substituted the form INC 20A and inserted a declaration under Part B of form INC 32 pertaining to all necessary approvals have been obtained before commencing the business of Nidhi the said form as specified under the annexure of the company to the company's incorporation rule 2014, right. और एक हमारा था एज फॉर दी INC 9 की जो हमारा डिक्लेरेशन था बाय द सब्सक्राइबर एंड फर्स्ट डायरेक्टर. अगेन वही बात कि अगर फेमा के प्रोविजंस एप्लीकेबल हैं, करेक्ट, तो आपने अगर एप्लीकेबल है तो आपने उसको अप्रूवल ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट से आपने इन रिगार्ड्स टू दी फेमा जो भी आपको अप्रूवल्स रिक्वायर्ड थे आपने उनको ऑब्टेन कर लिया है एंड आप वो सारा ऑब्वियसली वो जो अप्रूवल सर्टिफिकेट है डॉक्यूमेंट है वो आप अटैच कर देंगे और उसमें ऑब्वियसली टिक बॉक्स में चेक करेंगे दैट आई एम रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन दी गवर्नमेंट अप्रूवल अंडर द फेमा रूल 2019. अगर वो एप्लीकेबल नहीं है आप पे तो ऑब्वियसली आप उस पर टिक करोगे कि आई एम नॉट रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन द अप्रूवल, करेक्ट. तो ये हमारा अमेंडमेंट था इन INC 9. देन जो निधि रूल्स हैं आप अगेन आप पढ़ेंगे NDH 4 के बारे में बात, ये सारी चीजें आप SBC के अमेंडमेंट क्लास देख सकते हैं, हमने उसमें अच्छे से कवर किया है. प्लस हम ये भी ऑब्वियसली बताएंगे कि भाई अगर मेरा जो सब्सक्राइबर है जो मेरा फर्स्ट डायरेक्टर है ऑब्वियसली ये तो है कि भाई फेमा के प्रोविजंस प्लस अगर वो हमारे इंडिया के साथ लैंड बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, राइट. और ऑब्वियसली अगेन फिर तभी तो फेमा हो रहा है ना उन पे एप्लीकेबल, तो उन्होंने यहाँ पे अप्रूवल ले लिया है एंड अकॉर्डिंगली दे वुड टिक ऑन दी चेक बॉक्सेस, correct. So this was in regards to INC 9. So with this we have completed our companies Act amendment for your December 22 attempt, right. Now it is your duty कि आपको amendments भी अब करवा दिए गए हैं, अब आप फोकस करके पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को, ऑब्वियसली कोई देखना नहीं भूलेगा. प्लस इफ यू विश टू यू कैन एनरोल फॉर आवर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आल्सो, बट देयर इज अ डिस्क्लेमर इन रिगार्ड्स टू दैट कि ऑब्वियसली देयर इज नो गारंटी कि आपको उसी क्वेश्चंस में से आएगा. इट इज जस्ट एन इनिशिएटिव फ्रॉम शांतनु तान्या अकेडमी. वी डू नॉट गारंटी कि आपको उसमें से एक भी क्वेश्चन आएगा, करेक्ट. बट अगर आप अपना रिवीजन टेस्ट मतलब ऑब्वियसली कितना मैंने पढ़ा है मैं क्वेश्चन को देख के आंसर बता पा रही हूँ या नहीं, राइट, वो चेक करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली यू कैन एनरोल फॉर दैट. इट इज अवेलेबल ऑन आवर application, that is Shantanu and Tanya Academy on the Google Play Store, and also for the iOS user we have an application for that as well. तो आप वहां से एनरोल कर सकते हैं. बट माई पॉइंट इज कि क्वेश्चंस का सामना करो, जब तक नहीं करोगे तब तक आंसर देने का कॉन्फिडेंस नहीं आएगा. सिर्फ याद करने से कुछ नहीं होगा. जब तक वो चीज आप आंसर ना कर पाओ अपने आप क्वेश्चन को देख के कि हाँ ये चीज तो मुझे आती है, फिर कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, राइट. तो इसीलिए आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपके सामने रखे जाते हैं कि देख लो भाई ये क्वेश्चन आ सकता है, इस फॉर्म में आ सकता है. लैंग्वेज ऑब्वियसली इट वुड बी डिफरेंट, राइट, बट एक पता पड़ जाता है कि हाँ ये टॉपिक मैंने पढ़ा है या नहीं. सो अच्छे से जितना पढ़ लिया है इट इज मोर देन इनफ. फोकस करो और वही चीज को और स्ट्रांगली पढ़ के जाओ एंड जस्ट रॉक एंड रोल इन योर एग्जाम्स, ठीक है. तो मिलते हैं बहुत जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर.